हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम ओवर हियर इज डेटा हैंडलिंग। सो स्टूडेंट, हमने डेटा हैंडलिंग प्रीवियस क्लास में भी किया था। हमने उसमें क्या जाना था, हमने उसमें जाना था कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है, और फिर उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में, ठीक है, और कैसे हम टेलीमार्क का यूज़ करते हैं उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हम बार ग्राफ दिखाते हैं, बार ग्राफ में उसे शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डेटा हैंडलिंग के बारे में जानने वाले हैं इन डिटेल। ओके, so let's start the chapter, but before starting the chapter, here you can see the warm-up activity. We get such information in our daily life which is given below, such as हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, जैसे कि इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स जो आपके हर एक फ्रेंड ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ओके, नेक्स्ट वन रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस, कि कितना रन जो है बैट्समैन ने स्कोर किया है इन द लास्ट 10 T20 मैचेस में। ओके, नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ODI मैचेस, कितने नंबर ऑफ विकेट्स जो है बॉलर ने लिए हैं इन द लास्ट 10 ODI मैचेस। ओके, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी इन सभी में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। डेटा आर यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन वी वांट टू स्टडी, डेटा जो है वो हमेशा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन के फॉर्म में ही कलेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ टीचर वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे कि टीचर जानना चाहती है एवरेज हाइट जो है स्टूडेंट्स की उनकी क्लास में। ओके, टू फाइंड दिस शी राइट्स डाउन एवरीवन्स हाइट, तो उसको फाइंड करने के लिए वो लिखती है हर एक की हाइट को। स्टूडेंट्स इन हर क्लास ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमैटिकली एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली, तो स्टूडेंट्स जो है उनकी क्लास में वो ऑर्गेनाइज करते डेटा को सिस्टमैटिकली और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में, ठीक है। Here also you can see the innings are given, visitors, home, all data is given over here. Okay, now student, here comes the next point, that is न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। द नंबर गैदर इन द डेटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और जो नंबर गैदर होता है डेटा में उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। The collection of a particular type of observation in the form of numerical figure is called a set of data, जो collection होता है particular type of observation का in the form of numerical figure उसे हम set of data बोलते हैं। Before collecting the data, we need to know the specific purpose, हमें data को collect करने से पहले हमें specific purpose पता होना चाहिए, ठीक है। That is what we use it for, मतलब जिसके लिए हम use करते हैं। Then only we can collect appropriate data, तभी हम एक appropriate data को collect कर सकते हैं। The collection, recording, organizations and representations of data help us to draw interference, help us to draw inferences from them, जो कलेक्शन होता है, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा के, वो हमें मदद करते हैं ताकि हम इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ कर सके, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रॉ और अनग्रुप डेटा, जो कलेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन का जो कि इनिशियली गैदर किया जाता है, ठीक है, उसे हम सेट ऑफ रॉ या फिर अनग्रुप डेटा बोलते हैं, ठीक है। द कलेक्टेड डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर टेबल, ओके, becomes easy to understand and interpret, जो कलेक्टेड डेटा होता है जब हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर टेबल में तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है समझने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू अरेंज द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ सेट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सिंपलेस्ट तरीका होता है, ठीक है, लाइक द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा टू अरेंज, पहले हम अरेंज करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म को, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर्स को ऑफ अ सेट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन अरे, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, अब ये बहुत आसान बन जाता है उसे समझना और उसे यूज करना, ठीक है। The difference between the highest and the lowest value of the observation in a given set of data is called its range, और जो difference होता है between the highest and the lowest value of the observation एक given set of data में उसे हम range बोलते हैं, ठीक है। It gives us an idea of the spread of observation, तो वो हमें एक spread of observation का idea देता है, ठीक है। The number of times a particular observation occur in a set of data is the frequency, अब number of time जो particular observation हुआ है, ठीक है, in a set of data उसे हम frequency बोलते हैं of that observation। To make the whole process of
like organization. Simple and short, we form a table by writing the frequency of each observation starting from the lowest to the highest. ठीक है, तो हम उसको अच्छे से अरेंज करते हैं, लोएस्ट टू द हाईएस्ट की फॉर्म में अरेंज करेंगे. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. ओके, सो वी कैन सी ऑल द फीचर्स ऑफ द डेटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एट अ क्विक ग्लांस. तो ऐसे क्या होता है कि हम इजीली देख पाते हैं, ठीक है, एकदम से हम देख पाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको. ठीक है, now let's start the chapter. Data is a collection of numerical facts about objects or events in the context of a situation under study. ठीक है, डेटा क्या है, कलेक्शन है न्यूमेरिकल फैक्ट का. ठीक है, to give a clear idea of what is represent, the data is sometimes represented graphically. तो अगर हमें क्लियर आइडिया देना है कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो डेटा जो है कभी कभी वो ग्राफिकली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. अ बार ग्राफ इज अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन. बार ग्राफ जो है एक इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है, with by using the bars of uniform width. Okay, their heights being proportional to the respective values quantities for each category. To compare two sets of data, they are simultaneously displayed by a double bar graph. ठीक है, अगर हम दो सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करें तो उसमें हम डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल 1 आपको दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय बार ग्राफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ क्लब आपको दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हैं. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन इज हियर. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, टेक द नेम ऑफ क्लब अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस में आपको नेम ऑफ क्लब लिखना है. एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन फॉर्म में होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ क्लब आपको लिखना है. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है, जिसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे. ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, टेक द स्केल. आपको स्केल लेना है यहाँ पर. ठीक है, ऑन वाई एक्सिस पे आपको स्केल लेना है. ठीक है, इधर आप स्केल लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, या फिर 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट द बार्स. अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बार्स को ऑफ सेम विड्थ विद सेम डिस्टेंस बिटवीन देम. सेम विड्थ और सेम डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में. ठीक है, आपको टेबल के अकॉर्डिंग उसे कंस्ट्रक्ट करना है. जैसे 50 साइंस क्लब में है तो साइंस क्लब जो है उसका 50 शो करोगे आप. ऐसे ही मैथ्स क्लब में 30 है तो यहाँ पर आप 30 शो करोगे. ठीक है, आप देख सकते हो एकदम 30 के ही बराबर है ये. ठीक है, डिबेटिंग क्लब में कितने हैं, दैट इज 40. ठीक है, और फिर ड्रामा क्लब में कितने हैं, दैट इज 50 इक्वल टू दिस वन साइंस क्लब. फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट है म्यूजिक क्लब में, वो कितने हैं, दैट इज 70. ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट करोगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एग्जांपल 2. ड्रॉ डबल बार ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब फॉलोइंग डेटा का आपका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको दिए हैं यहाँ पर. हार्स यूज्ड ऑन वीकडेज, वीकडेज पे कितने यूज होता है, एंड आवर्स यूज्ड ऑन वीकेंड्स, और वीकेंड्स में कितना होता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी लाइट, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एसी, अदर. ओके, सो टेक द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आपको नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस में. एंड उसके बाद बोला है take the name of the electrical appliances along the x-axis and number of hours along the y-axis. number of hours आपको y-axis में लिखना है. take the scale on y-axis as 1 centimeter equals to 4 hours. okay, 1 centimeter जो है वो equal है किसके, 4 hours के. ठीक है, और आप डबल पैराग्राफ में ये भी शो करोगे स्टूडेंट, वीक डेज के लिए आप इस तरीके से कलर शो करोगे. व्हाइट कलर आपने वीकेंड्स के लिए शो किया है. ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट द बार्स ऑफ द सेम विड्थ. द बार्स रिलेटेड टू द सेम अप्लायंस शुड बी विदाउट गैप, बिना गैप के होना चाहिए. देयर शुड बी सेम डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ बार्स, सेम डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द पेयर ऑफ बार्स. ठीक है, जैसे कि आपको पूछा है लाइट जो कि वीक डेज में 12 है और वीकेंड्स में 18 है. ठीक है, वीक डेज में कितना है, 12 है. ओके, और वीकेंड्स में कितना है, दैट इज 18. ठीक है, और आप स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो तो इधर 2 का टेबल चल रहा है. 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. ठीक है, अप टू लाइक 2 12. ओके, सो हियर यू कैन सी द रेफ्रिजरेटर वन ऑल्सो 24 इक्वल फॉर्म में है ये. ठीक है, कंप्यूटर आप देख सकते हो इधर 4 और 8. ओके, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो 10 और 16 एसी. ठीक है, और उसके बाद है 2 और 6 अदर अप्लायंसेस. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, that is example 3. The double bar graph shows the average monthly temperature of 2 places over a 3-month period. अब 3-month period में एवरी मंथली टेम्परेचर आपको दिखाया गया डबल बार ग्राफ में. नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, बार ग्राफ को रीड करना है और आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस को. ठीक है, तो बार ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो the first question over here is what is the scale on the y-axis. y-axis में स्केल क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें
1 सेंटीमीटर, ये 10 के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा किसके, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि 10 के फॉर्म में वो आगे बढ़ते जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन विच मंथ वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द टू प्लेसेज मैक्सिमम, हाउ मच वॉज द डिफरेंस। हमें देखने की कौन से मंथ में डिफरेंस जो है टेम्परेचर का वो मैक्सिमम देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मार्च में कितना है, अप टू लाइक 15 वी कैन से, ठीक है, मार्च में 15 डिग्री है। ओके, और यहाँ पर कितना है, दिस शोज दी 30 डिग्री। ओके, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। और ये स्टूडेंट प्लेस ए प्लेस बी हम लेकर चलेंगे, ठीक है, ये हमारा प्लेस ए है और ये हमारा प्लेस बी है, ठीक है। अब अप्रैल में आप देखो, अप्रैल में इधर आपको दिया है 35 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका 25 डिग्री, ठीक है, और इधर आपको शो किया है 40 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो किसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम 35 और 25 को माइनस करें तो 10 का डिफरेंस है, 40 30 को करें तो 10 का डिफरेंस है, 30 और 5 15 को हम करें माइनस तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसमें हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है मार्च मंथ में, ठीक है। तो हमसे यहीं पर इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि जो डिफरेंस है वो हमें कब देखने को ज्यादा मिल रहा है। सो द आंसर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ बोथ द प्लेसेस वाज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ मे। सो बेसिकली स्टूडेंट मंथ ऑफ मे में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज 40 - 30 विच इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि मार्च में नहीं मे में हमें देखने को मिलेगा ज्यादा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन बोथ द प्लेसेस ओवर द होल 3 मंथ पीरियड। तो एवरेज पूछा है, एवरेज मंथली टेम्परेचर, तो एवरेज मंथली टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एड अप कर देंगे, ठीक है। तो 30 + 35 + 40 हम कर देंगे, सो इट विल बी व्हाट 30 + 35 + 40, ओके, सो इट विल बी 105 एंड अपॉन 3 करेंगे क्योंकि 3 है ये, ठीक है, 3 मंथ्स का बोला है, तो हम डिवाइड करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। अब एवरेज मंथली टेम्परेचर इन द अदर प्लेस, अब दूसरे प्लेस का हमें निकालना है इन द होल 3 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे 15 + 28, दिस इज नॉट 25, दिस इज 28, ओके, + 30, ओके, सो इट विल बी 73/3, देन इट विल बी 24.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, जिसे हम चपाती चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा बाय द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है बाय द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The whole angle of 360 degree at the center of a circle is divided in proportion to the items of the data. जो whole angle होता है center of the circle का वो 360 डिग्री होता है और वो डिवाइड करता है डेटा को एकदम proportion फॉर्म में। The value of different items of data represented by the corresponding central angles and the sectors of a circle. जो वैल्यू होते हैं different items of data के वो represent होते हैं by the corresponding central angles के फॉर्म में उसके थ्रू और sectors of circle के थ्रू, ठीक है। Now let's move into the example part. Example 4. A box of 72 colored balloons contain different number of balloons of different colors. अब जो बॉक्स है एक 72 कलर बलून का वो कंटेन करता है डिफरेंट नंबर ऑफ बलून्स को डिफरेंट कलर के, ठीक है। जैसे कि कलर्स आपको दिए, नंबर ऑफ बलून्स आपको दिए इधर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। आपको ड्रॉ करना है पाई चार्ट ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को शो करो। तो अगर हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द लाइक 360 डिग्री वी हैव टू टेक एज अ सेंट्रल एंगल, ओके। तो ड्रॉ पाई चार्ट 360 डिग्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम। 360 डिग्री जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम के साथ डिवाइडेड है, ठीक है। नाउ टोटल वैल्यू जो है आइटम का वो कितना हो जाएगा, so you have to add it 12 + 24 + 20 + 16, so it will be 72. now central angle जो है और सेक्टर एंगल फॉर वन बलून, मतलब एक बलून का सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो 360 से हम डिवाइड कर देंगे 72 को, ठीक है। तो 360/72 एंड देन वी विल गेट द 5 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल का जो मेजर होगा वो 5 डिग्री होगा, ठीक है। द मेजर ऑफ डिग्रीज फॉर ईच यूनिट ऑफ आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय द मेजर ऑफ ईच आइटम टू गेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम क्या करेंगे, जो मेजर ऑफ डिग्रीज है हर एक यूनिट ऑफ आइटम का उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे मेजर ऑफ ईच आइटम ताकि हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिल सके, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, तो 12 × 5 कर देंगे, दैट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द रेड वन। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू येलो कलर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 120 डिग्री येलो कलर। देन सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रीन कलर 20 × 5 दैट इज 100 डिग्री green color. Next one, central angle corresponding to blue color 60 × 5 that is 80 degree. So this one is blue color. Okay. Using the protector draw these angle. फिर प्रोटेक्टर का यूज करके आपको ड्रॉ करना है, मतलब एकदम सही फॉर्म में होना चाहिए सभी एंगल, ठीक है।
one adjacent to the other at the center of a circle with suitable radius. Okay, the angles divided the circle into sector. फिर जो angles है वो divide कर रहे circle को into sectors. Okay, thus each sector has a size which is proportion to the information data it represent. और हर एक sector का जो size है वो proportional है, ठीक है, to the information of the data which is represent. Okay. Now let's see the next thing, that is interpretation of pie charts. So example 5 is given. The pie chart shows the relative number of students of a school playing different games. अब ये pie chart जो है different games आपको दिखाई गई है जो कि student खेलते हैं. If the number of tennis player is 120, find the number of players in each game. अगर टेनिस प्लेयर में जो number of players है वो 120 है तो हर एक गेम में कितने हुए ये हमें फाइंड आउट करना है. अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर जो pie chart है वो डिग्रीज में डिवाइडेड है, ठीक है, कि फुटबॉल का 100 डिग्री है, क्रिकेट का 160 है, बास्केटबॉल का 25 है, टेनिस का 30 डिग्री है, हॉकी का 45 डिग्री है, ठीक है. अब यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हर एक का आपको नंबर निकालना है कि नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर या नंबर ऑफ अदर गेम्स प्लेयर आर लाइक हाउ मेनी. ओके, सो अ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री रिप्रेजेंट 120 प्लेयर्स इन टेनिस. मतलब जो सेक्टर है 30 डिग्री वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 120 प्लेयर्स इन टेनिस, ठीक है, टेनिस में 120 प्लेयर्स है. सो देयरफॉर अ सेक्टर ऑफ 1 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करेगा, अगर 30 डिग्री इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो 120 अपॉन 30 कर देंगे, दैट विल बी 4 प्लेयर्स, ठीक है. मतलब जो 1 डिग्री होगा वो 4 प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स हम निकालेंगे क्रिकेट में, तो हम क्या कर देंगे 160 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है. 160 जो इसका डिग्री है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 640 प्लेयर्स क्रिकेट में हो जाएंगे. फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स फुटबॉल में निकालना है तो 100 इंटू 4 400 प्लेयर्स. नंबर ऑफ प्लेयर्स हॉकी में निकालना है तो 45 इंटू 4 दैट इज 180 प्लेयर्स. एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें बास्केटबॉल में निकालना है तो 25 इंटू 4 दैट इज 100 प्लेयर्स, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्लेयर्स को निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4.1. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ पीपल कीपिंग डिफरेंट पेट्स इन अ लोकेलिटी इज गिवन बिलो. जो परसेंटेज है लोगों का, ठीक है, जो पेट रखते हैं वो दे रखा है आपको यहाँ पर. ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द डेटा. तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है पाई चार्ट फॉर द डेटा. ओके, सो आप जब ड्रॉ करोगे पाई चार्ट को तो ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है, इन सबको एडअप कर देना है, ठीक है. इन सबको हम एडअप करेंगे. 45 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 एंड प्लस 5. ओके, सो इट विल बी 5 5 10 15 20, दैट मीन्स 0 एट वंस प्लेस. देन उसके बाद 2 को हमने कैरी ओवर किया, 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो इट विल बी 100. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब इसे आप 360 से डिवाइड कर दोगे, ओके, ठीक है. तो 360 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 360 अपॉन 100. ओके, सो इट विल बी 3.6. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट हमने इनको ऐड करा, ऐड करके हमें 100 मिला, फिर 360 को डिवाइड किया 100 से, सो इट विल बी व्हाट, दैट विल बी 3.6. ओके, 3.6 आपको मिला. आप 3.6 को आप मल्टीप्लाई करोगे हर एक नंबर के साथ, ठीक है. जैसे कि 3.6 पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 45 के साथ, ओके, तो आपको इसका डिग्री मिल जाएगा. ऐसे ही 25 के साथ 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और ऐसे ही आप 15 के साथ 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे ही आप 10 के साथ 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एंड देन 5 के साथ 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको हर एक का एंगल जो है वो मिल जाए, ठीक है. और इसी तरीके से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, बट पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है, ठीक है, नॉट द कंपास वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डेटा. तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए एक हॉस्टल में जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है. आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, इसमें भी आप सिमिलर फॉर्म ही करोगे, यानी कि इन सबको एडअप कर दोगे, 360 को डिवाइड करोगे इस नंबर से जो इनका सम आएगा, और आपको जो मिलेगा वो सिर्फ वन फॉर्म का एक मतलब एक एंगल का ही फॉर्म आपको दे रखा है उधर, ठीक है. फिर आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे हर एक नंबर के साथ ताकि आपको डिफरेंट एंगल्स मिल जाए. फिर आप प्रोटेक्टर का यूज करके पाई चार्ट को ड्रॉ करोगे, ठीक है स्टूडेंट. Now the next one is a student secured marks in different subjects in a test as shown in the following table. Draw a pie chart for the data. इसमें भी आपको सेम ही फॉर्म करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है. उससे पहले आप इन सबका सम करोगे, 360 को डिवाइड करोगे इनके सम से, ठीक है. Now the next form is a big flower vase contains 16 dark red roses. Okay, 14 deep pink roses, 7 pale pink roses and 8 white roses. Make a pie chart for this data. तो इस डेटा के लिए आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है. यहाँ पर भी आप सेम फॉर्म ही करोगे, 16 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 8, एंड देन उसके बाद इनके सम से आप डिवाइड करोगे 360 को, ठीक है. देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे हर एक साइड के साथ, हर एक नंबर जो आपको गिवन है उनके साथ, ताकि आपका एंगल निकल जाए, ठीक है.
Now next is student, a pie chart of the marks secured by student in maths, English, physics and chemistry is shown over here. Read the chart and find the marks in chemistry secured by the students. तो हमें इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कितने मार्क्स जो है केमिस्ट्री में बच्चे ने स्कोर किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 100 डिग्री है, इधर 100 डिग्री है और इधर आपको 75 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इधर हमें केमिस्ट्री का जो एंगल है वो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 75 275। अब 360 से हम इसे माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 275, सो इट विल बी व्हाट 10 माइनस 5 इज 5 ओनली, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर ये 5 हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8, ओके। एंड देन it will be 2 minus 2 is 0, so it is 85, okay। so basically यहाँ पर आपको लिखना है 85, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो 85 और 275 को ऐड करके, ठीक है। 5 5 10 8 7 plus 1 8 8 8 16 and then 360, yes it is right। so 85 डिग्री हमारा केमिस्ट्री का आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मार्क्स पूछे कि 85 डिग्री तो हमारा केमिस्ट्री का आ गया है, पर हमारा जो मार्क्स है वो कितने हैं फिर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको मैथ्स के जो है वो मार्क्स भी दे रखे हैं, दैट इज 80 मार्क्स दे रखे हैं आपको मैथ्स के, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री का 80 मार्क्स है तो 1 डिग्री का कितना होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए हम क्या कर देंगे 80/100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि 0 0 कटअप हो जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे 0.8 जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 85 के साथ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल में 1 डिग्री का हमने निकाला, फिर उसे मल्टीप्लाई किया था हमने रेस्पेक्टेड जो भी हमें दे रखे हैं वहाँ पर डिजिट्स उनके साथ, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी 0.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 85 के साथ, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बिना पॉइंट के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में पॉइंट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 8 5 इज 40 एंड देन 8 8 इज 64, 64 प्लस 4 विल बी 68, ओके। सो 0.0 यानी कि ये हट जाएगा, तो 68 आपका आ जाएगा, 68 मार्क्स, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें पाई चार्ट को आपको ध्यान से देखना है और उनको फिर सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, let's move into the next topic, that is probability. Probability is a number to measure the chance of an outcome happening. Probability जो है एक नंबर है, ठीक है, जिसमें हम measure करते हैं the chance of an outcome which is happening. Thus probability is a measure of chance but solely not chance itself. ये measure of chance है पर chance नहीं है ये अपने आप में, ठीक है, मतलब एक तरीके से अनुमान लगाना, okay। So when a coin is tossed, it has two possible outcomes, head और tail. अब जब coin को हम toss करते हैं तो उसके दो ही possible outcomes होते हैं, या तो head आएगा या फिर tail आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अब जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने के कितने चांसेस है वो है हमारा 1/2 ऑफ ऑल द टॉसेस, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल के कितने चांसेस है वो भी 1/2 है, ठीक है, ऑफ ऑल द टॉसेस, क्योंकि दो साइड है कॉइन में, ठीक है, और हेड आने के भी 1/2 चांसेस हो सकते हैं, टेल आने के भी, ठीक है। नाउ thus the probability of each outcome will be 1/2 only, okay। When a die is thrown, there are 6 possible outcomes. जब die को थ्रो किया जाता है तो उसमें 6 possible outcome होते हैं, आप देख सकते हो, जो हम जिससे लूडो खेलते हैं, ठीक है, हम स्नेक्स एंड लेडर खेलते हैं जिससे, तो वो जो die है उसमें 6 होते हैं outcomes, okay। So basically मतलब 1 आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, 1/6 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, मतलब हर एक आउटकम के चांसेस कितने हो सकते हैं, 1/6 हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अब यहाँ पर आपको कार्ड का एग्जांपल दिया गया है कि जब हम एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं ओवर लाइक फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम, तो हम बोल सकते हैं कि 52 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हर एक आउटकम की वो कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी, ठीक है। Now let's move into the example part. Example 6. A bag has 12 balls. अब एक बैग में 12 balls है, ठीक है। 3 red balls है, 5 green balls है and 4 yellow balls है। If one ball is drawn without looking, अगर एक बॉल को निकाल दिया बिना उसे देखे, ठीक है, then what is the chance of the ball of each color, तो मतलब क्या चांस होगा कि उन्हें बॉल मिले हर एक कलर का, ठीक है। सो चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल वो कितना हो सकता है, 3/12, क्योंकि 12 तो टोटल था, ठीक है, तो दैट मीन्स 1/4, ओके। देन चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल 5/12, चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल 4/12, दैट विल बी 1/3, ओके। सो रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, नाउ लेट्स सी।
नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैविंग नो चांस ऑफ हैपनिंग इज जीरो. मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी जिसमें इम्पॉसिबल इवेंट हो, ठीक है, तो उसके चांसेस जीरो है, इसका मतलब ओके. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन इज वन. अब जो होने वाला है सर्टेन टू हैपन, वो कितना प्रोबेबिलिटी है उसका, वन है, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैविंग मेनी पॉसिबिलिटीज इज बिटवीन 0 एंड 1. और जिसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मतलब चांसेस हो सकते हैं, तो वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है. Thus all probabilities have a value between 0 and 1. तो सभी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है. We can represent the probabilities of different types of chances of an outcome happening as follows. तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर लाइन दे सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको इम्पॉसिबल चांस दिया है 0, ठीक है. 1/4 मतलब अनलाइकली, इक्वली लाइकली है 1/2, लाइकली है 3/4 और सर्टेन है 1, ठीक है. The fractions or ratios are just approximations only. Like fractions और ratio जो होते हैं वो approximation ही होते हैं. The probability of equally likely chance is closer to 1/2. जो equally likely chance है वो closer है 1/2 के, but the probability of an unlikely chance जो है वो closer नहीं है 1/4 के, and the probability of likely chance जो है वो भी closer नहीं है किसके, 3/4 के, ठीक है. Now let's see the example part. Example 7, a die is thrown 100 times. एक die है, उसे 100 times throw किया गया है and outcomes जो है वो नोट किए गए हैं, ठीक है. तो outcome 1 आने के कितने चांसेस है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 18 बार हुआ है, ठीक है. 2 कितनी बार आया है, 17, 3 16, 4 17, 5 15 और 6 17. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 का फ्रीक्वेंसी हमें देखना है, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ थ्रोज. और टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितने किए हैं वो, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज जो है वो 100 है हमारा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 17, ठीक है. तो 17/100 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. फिर 3 आने के कितने होंगे चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 के कितने फ्रीक्वेंसी दे रखा है, 3 का हमें दिया 16/100, दैट विल बी 4/25. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी कि 135 आने के चांसेस. तो ऑड नंबर के जितने भी है 18 + 16 + 15 इनको एडअप कर देंगे अपॉन 100, यानी कि 49/100. नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 3. अब मोर देन 3 कौन कौन से है, 4 5 6 है, यानी कि 17 + 15 + 17 हम कर देंगे. सो इट विल बी 49/100, ओके. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 4.2. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. अब बताना है कि सर्टेन टू हैपन कौन सा है, कैन हैपन कौन सा है और नॉट हैपन वाला कौन सा है, ओके. लाइक हियर यू कैन सी फर्स्ट वन, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ठीक है. मतलब एक टॉस कॉइन है जिसमें हेड आ सकता है, ठीक है. तो ये सर्टेन टू हैपन हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ना इम्पॉसिबल फॉर्म में है, ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इस फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है. सो इट विल बी सर्टेन टू हैपन, ओके, सर्टेन टू हैपन. तो ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी स्टेटमेंट भी दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि ये सर्टेन टू हैपन है, नॉट हैपन है, या कैन हैपन है, या इम्पॉसिबल है, ठीक है. Now student, the next question is, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? अब एक कॉइन जो है उसको फ्लिप करा गया है ताकि डिसाइड कर सके कौन सी टीम जो है वो स्टार्ट करेगी गेम को, ठीक है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम ही पहले स्टार्ट करे. तो मान लीजिए कि आपने हेड लिया हो, और हेड आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, हेड आने के चांसेस हो जाएंगे 1/2, ठीक है. जो प्रोबेबिलिटी होगी, probability of head is 1/2, ठीक है. Now next question is, there are 6 balls of different colors, black, red, green, blue, yellow and violet. What is the probability of drawing a ball with number 6? ठीक है, 6 balls है, ठीक है, डिफरेंट कलर के हैं. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल निकले, एक बॉल निकले विद द नंबर 6, ठीक है. तो उसके आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, 1/6 हो सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही फिर नंबर 1 निकालना है, तो उसका बॉल के मतलब कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नंबर 1 ही निकले हमारा, ठीक है. तो ये आपको बताना है, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. सो फर्स्ट वन इज टू थ्रो अ डाइस एंड गेट एन इवन नंबर. डाइस को थ्रो किया, उसमें से हमें इवन नंबर मिले. तो 1 से लेकर 6 तक उसमें पॉइंट आउट होता है. इवन नंबर कौन कौन से हो गए, 2 4 और 6 हो गए, ठीक है. सो 2 4 6 कितने नंबर है स्टूडेंट, 3 नंबर है, ठीक है. तो हम इसमें लिखेंगे 3/6, यानी कि 1/2 फॉर्म में हो जाएगा ये, ठीक है.
तो इस तरीके से आपको बाकी का भी बताना है स्टूडेंट, ओके, कि कितना प्रोबेबिलिटी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनको आंसर करना है विद द स्टेटमेंट फॉर्म। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 शोज दैट द इवेंट इज। अब जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 वो क्या दिखाती है कि जो इवेंट है वो सर्टेन है, लाइकली है, इक्वली लाइकली है या फिर अनलाइकली है। हमने स्टूडेंट यहाँ पर टेबलर फॉर्म में हमने यहाँ पर देखा था कि जो 3/4 है वो क्या है, लाइकली फॉर्म में है, ठीक है। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज लाइकली वन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पार्ट। इन दिस इट इज आस्किंग यू 6 of 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर लेफ्ट हैंडेड, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग अ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट एज अ डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो आपको एकदम डेसिमल फॉर्म में ही इसको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।